नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस मॉडल पेपर से दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ये मॉडल पेपर दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मुंबई, बी में लिखा है कोलकाता, सी में लिखा है चेन्नई और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है काली मिट्टी, बी में लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी, सी में लिखा हुआ है पर्वतीय मिट्टी और डी में लिखा हुआ है बलुई मिट्टी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में, बी में लिखा है द्वितीयक क्षेत्र में और सी में लिखा है तृतीयक क्षेत्र में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, मत्स्य पालन मतलब हुआ मछली पालन। ठीक है, अब मछली पालन और पशुपालन ये कृषि में आता है और जो कृषि होता है दोस्तों वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, जो मत्स्य पालन मतलब क्या होता है मछली पालन। अब मछली पालन दोस्तों और पशुपालन ये कृषि में आता है और जो कृषि होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है पूर्वी क्षेत्र से, बी में लिखा है पश्चिमी क्षेत्र से और सी में लिखा है उत्तरी क्षेत्र से और डी में लिखा है दक्षिणी क्षेत्र से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ है 3, सी में लिखा हुआ है 4 और डी में लिखा हुआ है 5। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपदा 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो प्राकृतिक आपदा होता है और मानव निर्मित आपदा होता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन ए में लिखा है 1 नवंबर 2000 ईस्वी, बी में लिखा है 9 नवंबर 2000 ईस्वी, सी में लिखा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी और डी में लिखा है 15 जनवरी 2000 ईस्वी। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से बहुत सा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है हाथ का पंजा, बी में लिखा हुआ है कमल का फूल, सी में लिखा हुआ है चक्र और डी में लिखा है गेंद का फूल। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हाथ का पंजा जो है वो भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हाथ का पंजा दोस्तों भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, सेफ्टी लैंप का आविष्कारक हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है न्यूटन, बी में लिखा है जॉन के, सी में लिखा है हम्फ्री डेवी और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक हैं तो हम्फ्री डेवी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर,
भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हुआ हरियाणा और डी में लिखा हुआ दार्जिलिंग। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अनवीकरणीय, बी में लिखा है नवीकरणीय, सी में लिखा है जैव और डी में लिखा है चक्रीय। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों कि हम अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए तो उसे पुनः उत्पन्न करने में लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम दोस्तों कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए उसे पुनः उत्पन्न कर लिया जाता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जैसे में सौर ऊर्जा दोस्तों कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा एक बार खत्म हो जाएगा तब पुनः इसे उत्पन्न कर लिया जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिस्मार्क, बी में लिखा हुआ मेजनी, सी में लिखा है नेपोलियन और डी में लिखा है हिटलर। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है गंगा, बी में लिखा है पुनपुन, सी में लिखा है कोसी और डी में लिखा है यमुना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है उत्तरी अमेरिका, बी में लिखा है दक्षिणी अमेरिका, सी में लिखा है यूरोप और डी में लिखा है पश्चिमी एशिया। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, और दोस्तों आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब दोस्तों हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए हम 14 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाल सेना, बी में लिखा है कार्बोनरी, सी में लिखा है फिलिक हेटारिया और डी में लिखा है डायट। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी हुआ दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वित्त विभाग और बी में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सी में लिखा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डी में लिखा हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद, बी में लिखा है गुरुदयाल सिंह और देखिए गुरुदयाल सिंह और यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ है सोहन सिंह और डी में लिखा है लाला हरदयाल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में लिखा है कागज, बी में लिखा है कपास, सी में लिखा है चीनी और डी में लिखा है दूध। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर,
श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 1947, बी में लिखा है 1948 और सी में लिखा है 1938 और डी में लिखा है 1950। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और श्रीलंका दोस्तों भारत का पड़ोसी देश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों हमारा भारत कब आज़ाद हुआ है? तो 1947 में हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। और दोस्तों इसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे अच्छे तरीके से आप नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा और आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि जो आपका प्रिपरेशन का लेवल जो होगा एग्जाम का वो डे बाई डे इंक्रीज करेगा। ठीक है, और दोस्तों हमारा टारगेट है कितना 480 प्लस मार्क्स लाना और इसके लिए मुझे मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा उस दिन क्या करना है, माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू बहाना है। ठीक है, माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है दोस्तों जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। 480 प्लस मार्क्स हर हाल में लाना है दोस्तों। इसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ेगा, जितना भी जुनून लगाना पड़ेगा कीजिए और हर हालत में इतना 480 प्लस मार्क्स मुझे लाना है। हमसे जितना होगा मेहनत दोस्तों आपके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करते रहिएगा, 1 मिनट भी समय दोस्तों अपना आप बर्बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब दल बदल कानून किन पर लागू होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सांसदों पर, बी में लिखा है विधायकों पर, सी में लिखा है सांसद और विधायकों पर और डी में लिखा है राष्ट्रपति पर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। तो सांसद और विधायकों पर, ये दोनों पर लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है तालाब, बी में लिखा है नदी, सी में लिखा है समुद्र और डी में लिखा है पेड़। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1 स्तरीय, बी में लिखा है 2 स्तरीय, सी में लिखा है 3 स्तरीय और डी में लिखा है 4 स्तरीय। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है गेहूँ, बी में लिखा है मक्का, सी में लिखा है चावल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है गोदावरी, बी में लिखा है नर्मदा, सी में लिखा है कावेरी और डी में लिखा है सतलज। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है जमीन, बी में लिखा है मुद्रा और सी में लिखा है खेतों के कागज और डी में लिखा है मालगुजारी का रसीद। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत में, बी में लिखा है फ्रांस में, सी में लिखा है ब्रिटेन में और डी में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 13 अप्रैल 1919, बी में लिखा है 14 अप्रैल 1920, सी में लिखा हुआ है 15 अप्रैल 1919 और डी में लिखा हुआ है 16 अप्रैल 1920। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में लिखा है 1919, बी में लिखा है 1920, सी में लिखा है 1930 और डी में लिखा है 1942। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
28 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धर्म पर, बी में लिखा है जाति पर, सी में लिखा है क्षेत्र पर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो धर्म पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजस्थान, बी में लिखा हुआ बिहार और सी में लिखा है असम और डी में लिखा है उत्तर प्रदेश। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को और सी में लिखा है 5 अगस्त को और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो आंसर आपको सही लगेगा। देखिए प्रश्न में आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है गेहूं, बी में लिखा है सरसों, सी में लिखा है चावल और डी में लिखा है मटर। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।